हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस के इस मंच पर एक बार पुनः आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ नित्य प्रति राज्य व्यवस्था को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में ऑनलाइन मोड पर क्लास को ज्वाइन करते, और इसी सिलसिले में आज एक बहुत ही अहम विषय को लेकर एक बार पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन हो रहा हूं। आज का जो अध्ययन का विषय है वैसे तो बड़ा ज्वलंत प्रश्न है भ्रष्टाचार को लेकर, और जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो विशेषकर प्रशासनिक भ्रष्टाचार ये एक बड़ा नासूर बन चुका है, और इससे शायद ही कभी कोई ऐसा क्षण आया हो जब आम व्यक्ति प्रभावित नहीं होता रहा हो। लेकिन यदि भ्रष्टाचार न्यायपालिका के स्तर पर उभरकर सामने आ जाए तो निसंदेह यह नासूर एक कैंसर के समान बन जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के संदर्भ में। बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, एक ऐसा घटनाक्रम जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट घटनाक्रम है। दरअसल में 14 मार्च होली का दिन जब न्यायमूर्ति दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर पर आग लग जाती है, और उस आग को जलाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती है, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचते हैं, और उन्होंने 21 मार्च को दावा किया कि उस दौरान जब आग बुझाए जा रहे थे अधजली नोटों की गड्डियां बरामद हुई। अब ये समझ आइए टाइमलाइन, आप देखिए कि घटनाक्रम जो है ये 14 मार्च को आग लगने की होती है, और 21 मार्च को दावा किया जाता है कि अधजली नोटों की गड्डियां वहां पर मिली है। 22 मार्च को जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर, जहां पर बड़ा विरोध हो रहा है। और दूसरी ओर 22 मार्च को एक इंटरनल जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दी जाती है। 23 मार्च को जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाती है, और इस बात की पुष्टि हुई है कि निश्चित रूप से जस्टिस वर्मा के घर में, यानी उनका जो क्वार्टर है उसके कैंपस में नोटों की गड्डियां जो है जली हुई अवस्था में मिली है, अधजली नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि न्यायपालिका में अगर भ्रष्टाचार का समावेशन हुआ हो तो इसका सही इलाज क्या है, ऐसे न्यायाधीश को कैसे पदच्युत किया जा सकता है, कारण कि यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, चीफ जस्टिस के पास नहीं है। बशर्ते किसी भी न्यायाधीश को अगर असमय पदच्युत किया जाना है तो उसका एकमात्र तरीका है महाभियोग के द्वारा, यानी संसदीय प्रस्ताव। महाभियोग क्या एक प्रकार का संसदीय प्रस्ताव है, तो उस महाभियोग के द्वारा किसी न्यायाधीश को पद विमुक्त किया जा सकता है, असमय पद विमुक्ति प्रदान की जा सकती है। तो आज इसी विषय को लेकर हम यहाँ पर अध्ययन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है, और इस दौरान आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने का आधार क्या होता है, और इसके लिए संसद में बहुमत की स्थिति क्या होती है, और अगर संसदीय प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं तो उसके बाद के घटनाक्रम क्या होते हैं। तो इन तमाम पहलुओं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, और आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी भी न्यायाधीश को अगर असमय पदच्युत किया जाना है तो उसे केवल और केवल महाभियोग के द्वारा ही ऐसा करना संभव होता है। तो कहने का हमारा आशय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद जहां एक ओर न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर बहस शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर उनके विरुद्ध
महाभियोग चलाने की मांग की जा रही है। बड़ा गंभीर विषय है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का अगर आप अध्ययन करें तो सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम बार आयोजित की गई है। लेकिन अब ये मांग की जा रही है कि जस्टिस वर्मा को महाभियोग के द्वारा असमय पद विमुक्त कर दिया जाए। तो आइए हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि महाभियोग क्या होता है, महाभियोग का प्रस्ताव कौन लाता है, क्या है इसकी शर्तें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा ही विशद अध्ययन है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या होंगे, तो संवैधानिक प्रावधानों का भी अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि हमारा संविधान क्या कहता है। यदि किसी न्यायाधीश को, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, उसे असमय पदच्युत किया जाना है, तो इस संदर्भ में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, संविधान की व्यवस्था क्या है, हम इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम संवैधानिक प्रावधानों की पड़ताल करते हैं और वास्तव में देखने का प्रयास करते हैं कि किसी न्यायाधीश को असमय पदच्युत कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए एकमात्र उपाय है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित किया जाना। और इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद जो है 217 का प्रयोग होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसको पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से। न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को, यानी महाभियोग प्रस्ताव को, संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये समझना होता है कि विशेष बहुमत का आशय क्या है, हम किस प्रकार के बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझिएगा। विशेष बहुमत का सीधा सा आशय है कि जिस भी सदन में प्रस्ताव को लाया गया है उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है। इसे आप एक उदाहरण के आधार पर बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार के बहुमत होते हैं, एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत, या जिसे आप 2/3 बहुमत भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं। तो विशेष बहुमत का सीधा सा आशय क्या होता है, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विशेष बहुमत केवल और केवल विशेष बहुमत के आधार पर ही महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(5), और अगर ये मामला न्यायाधीश का संबंध जो है उच्च न्यायालय से है तो अनुच्छेद 217 का प्रयोग यहाँ पर होता है। अब ये विशेष बहुमत को थोड़ा समझिएगा। विशेष बहुमत को समझने से पहले साधारण बहुमत को जानना आवश्यक है। तो 2 प्रकार के बहुमत में बात कर रहा हूं, एक तरफ साधारण बहुमत और दूसरी ओर विशेष बहुमत। साधारण बहुमत बहुत ही सामान्य बहुमत की बात है। यहाँ पे इसका सीधा सा आशय होता है, सपोज दैट संसद का कोई सदन जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 200 हो, यानी यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या जो है 200 हो। साधारण बहुमत को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल सदस्यों की संख्या को हम 2 से डिवाइड करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो कहने का आशय है कि कुल सदस्य संख्या 200 है, साधारण बहुमत के लिए हम क्या करेंगे, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, 101। अगर सदन में मतदान करवा किसी भी मुद्दे पर, किसी प्रस्ताव पर मतदान का आयोजन किया गया हो, अगर साधारण बहुमत से पारित किया जाना है
तो यहाँ पर इस 200 सदस्य सदन में 101 सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत के रूप में काउंट किया जाएगा। अब यहाँ इसी बात को समझने का प्रयास करें विशेष बहुमत के संदर्भ में। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, सदस्यों की कुल संख्या 200 है, तो यहाँ पर कुल सदस्य कितने हैं, 200 हैं। सपोज दैट अगर आप राज्यसभा की बात करें तो 245, लोकसभा की बात करें तो 543, लेकिन मैं आपको साधारण ढंग से समझाने के लिए यहाँ पर संख्या 200 को रखा है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सकता है। तो यहाँ साधारण बहुमत के लिए 101, लेकिन जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 2/3 बहुमत। अब 2/3 का मतलब होता है एक, अगर 100 रहा होता तो 33 33 66, तब 2/3 होगा। तो यहाँ पर 132 या 133 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव को पारित किया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन अब इसको देखिए, 200 सदस्यों में से केवल 100 सदस्य उपस्थित हैं और मतदान में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो 200 में कितने लोग उपस्थित हैं, 100 सदस्य जो है ये उपस्थित हैं, ये सदस्य हैं, इनकी उपस्थिति 100 की ही केवल उपस्थिति हो रही है। अब ऐसे में 2/3 का मतलब क्या होगा, केवल 66 मेंबर्स ये 2/3 के बराबर होंगे। लेकिन अगर 66 क्या, सपोज दैट ये 66 जो है साधारण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। 2/3 तो हो रहा है, 66 66 67 68 जो भी हो, ये 2/3 तो हो रहा है, कम से कम 2/3 का मतलब 66 होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल है, ये 2/3 बहुमत जो है साधारण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, यानी उस सदन का साधारण बहुमत 101 कम से कम है। तो यहाँ 66 जो है 101 के बराबर नहीं है। अब सपोज मतदान हुआ, 100 सदस्य जो है मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 66 जो है 2/3 बहुमत होगा। मतदान में जो प्रस्ताव लाया गया था उसके पक्ष या विपक्ष में कितने सदस्य आ रहे हैं, 80 सदस्यों ने मतदान पक्ष में किया, समर्थन में कर दिया, फिर भी पारित नहीं होगा। उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित तब तक नहीं माना जाएगा। ये 80 जो है 101 के बराबर नहीं, साधारण बहुमत का, कम से कम साधारण बहुमत का जो है संख्या यहाँ पर दिखना चाहिए। 2/3 बहुमत तो चाहिए, लेकिन 2/3 बहुमत साधारण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष बहुमत का अर्थ क्या है कि उस सदन की सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत ये अपेक्षित होता है, तभी इस प्रकार का प्रस्ताव विशेष बहुमत से सदन में पारित माना जाता है। अब हम यहाँ पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि महाभियोग का आधार क्या होता है। कोई भी न्यायाधीश जिसे प्रस्तुत करना है तो उसके विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लाया जाएगा, और इसके लिए एक बार फिर से हम संविधान के अनुच्छेद 124(4) का अध्ययन करेंगे। तो महाभियोग का जो आधार है उस संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायपालिका अधिनियम में निर्धारित किया गया है। उसके अनुसार अगर आप देखें तो किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव को इसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 124(4) और न्यायपालिका अधिनियम की जो शर्तें हैं उसके आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यह प्रस्ताव न्यायाधीश के दुराचार या दुराचरण हम कहते हैं मिसबिहेवियर, दुराचार या कार्य अक्षमता, इनकैपेसिटी के आधार पर प्रारंभ किया जा सकता है। यानी शर्त है अनुच्छेद 124(4) और न्यायपालिका अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि जब तक कोई न्यायाधीश साबित दुराचार या कार्य अक्षमता का दोषी नहीं हो तब तक उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया सकता है, उसके खिलाफ महाभियोग पास नहीं हो सकता, महाभियोग का प्रस्ताव जो है पारित नहीं किया सकता है। अब यहाँ प्रस्ताव की शर्तों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आधार आपने समझ लिया कि महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर तैयार होता है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा, शर्तों को हम विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को
दोनों सदनों में से किसी भी सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पहली शर्त है। यानी महाभियोग का प्रस्ताव है और महाभियोग का प्रस्ताव जो है, हम संसद के दो सदन अपने यहाँ पर है, तो आपकी जो संसद है वो दो सदनों में बटी हुई है। एक तरफ राज्यसभा और दूसरा सदन जो है वो आपकी लोकसभा के रूप में है। तो महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सर्वप्रथम। दोनों सदनों में किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है ऐसा प्रस्ताव या प्रस्तुत किया जाना है, उस सदन में सांसदों का समर्थन, वहां उस सदन के सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। और यदि इस प्रकार का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना है, तो ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा तैयार किया जाएगा। और इस प्रकार के प्रस्ताव पर राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन ये आवश्यक होगा। तो महाभियोग का प्रस्ताव यदि राज्यसभा में तैयार किया जा रहा है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो इस पर राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। प्रस्ताव पर 50 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। और यदि इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है सर्वप्रथम, तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर ऐसे प्रस्ताव पर अनिवार्य किया गया है। ये शर्त को समझिएगा। साथ ही लोकसभा में महाभियोग, यहां समझ लीजिए कि लोकसभा में लाने के लिए क्या हम कर रहे हैं, कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन की हमें आवश्यकता होगी। और राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। और इस प्रकार के प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष, अगर आप राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति के समक्ष रखा जाएगा। और यदि लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाना है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अब सदन के अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष, अगर पहले प्रस्तुत वहां पर किया गया तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया तो राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा सर्वप्रथम इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इसे हम जांच समिति कहते हैं। यानी महाभियोग प्रस्ताव में न्यायाधीश के विरुद्ध जो मुद्दे उठाए गए, करप्शन का मुद्दा उठाया गया होगा, दुराचरण का मुद्दा उठाया गया, मिसबिहेवियर का मुद्दा उठाया गया होगा, या इनकैपेसिटी का मुद्दा उठाया गया होगा, अक्षमता का मुद्दा उठाया गया हो, कोई मुद्दे उठाए गए हो, तो क्या वास्तव में जो आरोप निर्धारित किए गए हैं प्रस्ताव में, वो आरोप सही है या नहीं सही है, इसकी जांच करने के लिए सदन का अध्यक्ष एक जांच समिति का गठन करता है। और ये जांच समिति कैसी जांच समिति होती है, तो त्रिसदस्यीय जांच समिति होती है, जिसका मुख्य कार्य है कि महाभियोग प्रस्ताव में न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की वह जांच करे। तो इसी को लेकर इस जांच समिति का गठन किया जाता है। और इस जांच समिति में कौन शामिल होते, तो ये जांच समिति जो है त्रिसदस्यीय प्रकार की होती है। तो जांच समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं, जांच समिति त्रिसदस्यीय प्रकार की समिति होती है। 3 सदस्यों की यह समिति है। और ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश। तो यहां पर न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी एक, संख्या 1 होगी, यहां पर 1 हम लिख सकते हैं। नंबर 2 किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, हालांकि एक बाद में लिख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा जो है कोई एक विशिष्ट कानून विशेषज्ञ, और तीसरा एक विशिष्ट कानून विशेषज्ञ। अब यही समिति जो है न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इसी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप
सही है या गलत है। अब हम समझने का प्रयास करें कि प्रस्ताव को अब पारित किया जाएगा, चूंकि जांच रिपोर्ट अगर सही आ गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशन लगाए गए न्यायाधीश के ऊपर, बिल्कुल जांच समिति ने देखा, परखा, जांचा, और रिपोर्ट में अगर उसे कहा गया कि हाँ बिल्कुल जो आरोप लगाए गए हैं वो सही आरोप हैं, तब अब उसे उस प्रस्ताव को, महाभियोग प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है, चूंकि तो अब वो पारित करने की प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ की जाएगी। तो कहने का हमारा आशय है कि जांच समिति की रिपोर्ट में आरोप यदि सही पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को पहले संसद के एक सदन में, जहां सर्वप्रथम लाया गया है, पारित कराया जाएगा और फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि दोनों सदन अलग अलग विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत पर चर्चा हम कर चुके हैं, विशेष बहुमत से न्यायाधीश के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव लाए गए हैं पारित कर देता है, तो ऐसे में अब यह, चूंकि संसद में दोनों सदनों ने अपनी सहमति प्रदान कर दिया है, तो अंतिम तौर पर स्वीकृति के लिए इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब जांच समिति की रिपोर्ट आई, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अलग अलग पारित किया गया, अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास और अंतिम स्वीकृति जो है ये राष्ट्रपति को प्रदान करने की आवश्यकता होगी। और यहां भी ध्यान रखना होगा, ये जो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है वो समान सेशन होना चाहिए, एक ही सत्र के दौरान। यानी संसद का जो सत्र चल रहा है उस जिस सत्र के दौरान महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, उसी सत्रावधि के दौरान राष्ट्रपति की सहमति यहां पर आवश्यक होती है। तो राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव पर अगर अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है, उन्हें या तो स्वयं तत्काल त्यागपत्र दे दे या उन्हें पदच्युत कर दिया जाएगा। तो आपने काफी विस्तार से किसी भी न्यायाधीश को असमय पदच्युत करने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को समझा, उसकी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से आप सब अवगत हुए। और यहाँ पर जो है हमारा उद्देश्य यही था कि न्यायपालिका में यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है, किसी न्यायाधीश के विरुद्ध इस प्रकार का एलिगेशन अगर उत्पन्न होता है तो उसे असमय पद मुक्त करने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जा सकता है। तो महाभियोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है। इस पर विस्तार से आप जो है इसे 2, 3, 4 बार अगर आप अध्ययन करेंगे तो निस्संदेह अच्छी समझ पैदा होगी और यहाँ से यूपीएससी मेंस में, यूपीएससी प्रीलिम्स में और आपका इंटरव्यू के दौरान प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। और इसी संदर्भ में जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपसे यह भी चर्चा करेंगे कि अब तक वे कौन कौन से न्यायाधीश रहे हैं जिनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। तो इसके लिए जो है आप नेक्स्ट क्लास तक इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।